हेलो। यस सर। यस सर। देखिए हम लोग ऐसा करेंगे, हर रोज जो है ना क्लास शुरू करने से पहले लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस किया है 5 मिनट जो है आप लोगों से बताना है। ये हर रोज हर एक ग्रुप से एक एक, जैसा मैथमेटिक्स में एक, बायोलॉजिकल साइंस में एक, मतलब एक दिन मैथमेटिक्स से, एक दिन बायोलॉजिकल साइंस से, एक दिन फिजिकल साइंस से, एक दिन सोशल स्टडीज से, इस तरह। फिर एक हो गया, नेक्स्ट अगला दिन अगला। इस तरह हर एक बच्चों को मौका मिलेगा क्या डिस्कस किया हमने। ओके, ये आप प्लान कीजिए ताकि हम जो कितना फॉलो कर रहा है उससे पता चल जाएगा। ओके, हम लोग जो है ना थर्ड यूनिट में अप्रोचेस टू टीचिंग में नेचर ऑफ टीचिंग डिस्कस किए, हम फेजेस एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस कर रहा है। राइट, फेजेस ऑफ टीचिंग में हम क्या डिस्कस किए बता सकते हैं? सर प्री एक्टिव फेज डिस्कस किए थे सर। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप टीचिंग प्रोफेशन में है, ये पता होना चाहिए। फेजेस ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। फेजेस टीचिंग जो है तीन तरह का रहता है। एक जो क्लास आने से पहले जो प्लानिंग स्टेज कहते हैं, और जब ड्यूरिंग द लेसन है, आफ्टर द लेसन। प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, ये तीन फेजेस ऑफ टीचिंग में हम गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तीन फेजेस ऑफ टीचिंग में हम प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और दो फेजेस जो है इंटरएक्टिव फेज, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन फेज। आप जो प्लान किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट इज इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज होने के बाद जो है पोस्ट फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज में आपने क्या किया, फीडबैक एवेल्युएशन करना, पोस्ट एक्टिव फेज है। तीनों फेजेस रहता है ये। फिर इसके बाद हम लेवल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस करेंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग भी तीन तरह रहता है, वो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ओके, एक 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 डिस्कस करके जाएंगे हम। फेजेस ऑफ टीचिंग में पहला फेज हम डिस्कस किए हैं। पहला फेज में हम जो देखिए प्री एक्टिव फेज में, प्री एक्टिव फेज में क्या क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आर रेफरेंस पॉइंट्स टू द टीचर एंड स्टूडेंट्स एंड एवेल्युएटर्स। विदाउट ऑब्जेक्टिव्स यू कैन नॉट राइट द लेसन। लेसन प्लान के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स जो है रेफरेंस पॉइंट, आप बच्चों के अंदर किस तरह चेंजेस आप देख सकते हैं वो पहले लिखा जाता है, वो स्टेटमेंट के रूप से लिखा जाता है। ओके, दोज आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। फिर इसके बाद डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट कंटेंट। आप कौन सा कंटेंट ले रहा है, कितना कंटेंट ले रहा है, क्या टाइम है, करिकुलम में क्या दिया गया है, और इसके बाद ये टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों के अंदर किस तरह नॉलेज होना चाहिए। फिर ये पढ़ाने के बाद किस तरह चेंजेस बच्चों के अंदर देख सकते हैं। ये पढ़ाने के लिए बच्चों के किस तरह जो है मोटिवेट कर सकते हैं, क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ये सब जो है तैयार करके सीक्वेंशियली कंटेंट को जो है सीक्वेंशियली कर देता है, सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर इसके बाद आप डिसीजन लेते हैं, और आपका स्ट्रेटेजी जो डिस्ट्रीब्यूट, पहले क्या करना, बाद में क्या करना, बाद में क्या करना, कैसा ओपनिंग करना, कैसे क्लोज करना, ये सब पहले होता है। जिनके पास प्लान रहता है वो इफेक्टिवली टीच कर सकते हैं। मतलब टाइम जो है अच्छा तरीका से मैनेज करके फिर बच्चों को लेसन ओपन करके लेसन क्लोज कर सकते हैं। ये प्री एक्टिव फेज में। प्री एक्टिव फेज में टीचिंग इफेक्टिव होने के लिए जो भी मेथड्स है, टेक्निक्स है, करिकुलम में जो दिया गया है, और बच्चों के एंट्री लेवल बिहेवियर, टर्मिनल बिहेवियर सब तैयार करके लेसन पढ़ाने को जाता है। लेसन पढ़ाने से पहले जो भी आप तैयार किया है दैट इज प्री एक्टिव फेज। क्लियर? हेलो, यस सर। क्लियर है ना? यस सर। जी अब सर। टीचिंग सर। से पहले आप जो भी काम करते हैं, जो भी स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं, वो प्री एक्टिव फेज में आएंगे।
एक बार प्रिएक्टिव फेज होने के बाद आप जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं, जो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना इम्प्लीमेंटेशन फेज है, इंटरेक्टिव फेज। ओके, इंटरेक्टिव फेज में देखिए इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ प्रीएक्टिव फेज। प्रीएक्टिव फेज में आपने क्या प्लान किया गया उसको इम्प्लीमेंट करना इंटरेक्टिव फेज है और इम्प्लीमेंटेशन फेज है। प्रीएक्टिव stage acts as the base of everything is planned so that during presentation he may come out successful one। जो प्रिएक्टिव स्टेज में जो स्ट्रेटजी सब तैयार करके इम्प्लीमेंटेशन में सक्सेस होने के लिए प्रिएक्टिव फेज आपको बेस होगा। सक्सेसफुल टीचिंग के लिए क्या होना चाहिए? प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग कहाँ होता है? प्रीएक्टिव फेज में होता है। प्रीएक्टिव फेज इज द बेस फॉर नेक्स्ट अदर टू फेजेस। इसीलिए प्लानिंग अच्छा होना चाहिए, बेस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोनों फेजेस के लिए पहला वाला प्रीएक्टिव स्टेज जो है बेस है। ओके, इस स्टेज में इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में क्या किया जाता है? टीचर प्रोवाइड्स वर्बल स्टिमुलेशन ऑफ वेरियस काइंड्स। यहाँ कंटेंट पढ़ाते वक्त बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को एलिसिटेट करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, बच्चों को कंटेंट एक्सप्लेन करते हैं और बच्चों का बात सुनते हैं और बच्चों को जो गाइडेंस देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में क्या करते हैं टीचर जो है वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, आपने बहुत कोशिश किया है, वेरी गुड, इस तरह बच्चों को मोटिवेट करते हैं और बच्चों को कंटेंट को नया कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। नया कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्रीवियस नॉलेज को जोड़ते हुए उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हुए और बच्चों का रेस्पॉन्स सुनते हुए बच्चों की गाइडेंस देते हुए इम्प्लीमेंटेशन स्टेज जो है इंटरैक्टिव फेज को सक्सेस किया जाता है। It is the stage of explanation terms, removing doubts and gaining new information। इस इंटरैक्टिव फेज में क्या होता है? एक्सप्लेनेशन, नया टर्म्स को एक्सप्लेन करना और बच्चों के अंदर जो भी डाउट्स रहता है उसको क्लैरिफाई करना, फिर नया नॉलेज को सीखने के लिए कोशिश करना है। इंटरैक्टिव फेज में जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है ना, नया कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी टर्म्स है और जो भी बच्चों के डाउट है उसको क्लैरिफाई करना और नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बच्चों को गेयर करना, ये इस स्टेज में होता है इंटरैक्टिव फेज स्टेज में। इसमें क्या क्या कंसिडर किया जाता है इंटरैक्टिव फेज में? क्या क्या एक्टिविटीज कंसिडर किया जाता है? साइजिंग ऑफ द क्लास, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले क्लास का साइज क्या है और कितना, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हर एक इंडिविजुअल केटर करना पड़ता है। ये हर एक इंडिविजुअल को केटर करने के लिए, हर एक इंडिविजुअल को पहुंचने के लिए फर्स्ट जो है क्लास साइज ग्रास्प करना चाहिए। परसीव द साइज ऑफ द क्लास, फिर एनालाइज द पल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, किस तरह बच्चा है। ओके, आप किस तरह नॉलेज है, किस तरह स्किल है, कहाँ से शुरू करना, ये पहले ग्रास्प करना है क्लास को जाते हुए। ये साइज ऑफ द क्लास देखते हुए बच्चों का पल्स पकड़ना है। ये रेगुलर क्लास में होता है, बच्चों को क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है बच्चों का चेहरा देखते हुए पता चल जाता है। और ये भी पता चल जाता है बच्चों को देखने के बाद, और स्टूडेंट्स में टीचर को मदद करने वाला भी रहता है, टीचर को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला भी रहता है। ये सब मैनेज करने के लिए तुरंत क्लास नया कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले ये सब क्लास का जो है एनवायरनमेंट को परस्यू करना है। क्लास में बच्चा टीचर को मदद करते हैं, टीचर को मदद करना ऐसा है टीचिंग एड दिखाना, टीचिंग एड को हैंग करना है। इस तरह बच्चों का मदद लेते हुए कौन सा बच्चा टीचर को मदद करेगा, कौन सा बच्चा टीचर को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और स्टूडेंट का पल्स क्या है, ये सब क्लास में एंट्री होते हुए पकड़ना है। फिर डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, बच्चों को क्या पता है
और बच्चों का लेवल क्या है, बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज है क्या है, बच्चों का एबिलिटीज क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, बच्चों का एटीट्यूड क्या है, इनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उसको भी डायग्नोसिस करना। वर्थ ऑफ पीपल कहते हैं, बच्चों का वर्थ क्या है, बच्चों को जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा है उसके जो है वो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए केपेबल है नहीं है, और उस तरह सीखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, बच्चों के अंदर इस तरह एबिलिटी है नहीं है, ये चेक करना, डायग्नोसिस करना है। फिर एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, इसमें देखिए आप क्वेश्चन ने किया, बच्चों का रेस्पॉन्स क्या है, और रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, फिर आप रिएक्शन करना, बच्चों को हिंट देना, क्लू देना, फिर लो लेवल तक जाना है। इस तरह एक्शन रिएक्शन, इस तरह एक्शन रिएक्शन रहता है। इसमें इसमें देखिए बहुत वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन रहता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन में देखिए टीचिंग सक्सेसफुल कब होगा, वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल, अगर दोनों दोनों रहता है कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव रहेगा। आप बोलते भी है और चेहरा के आपका एक्सप्रेशन से, आपका फीलिंग से, आपका बॉडी मूवमेंट से, आप बच्चों को आई कांटेक्ट करते हुए, इस तरह वर्बल नॉन वर्बल को इंटीग्रेट करते हुए एक्शन रिएक्शंस होगा। बच्चों की किस तरह स्टिमुलस से जो बच्चा रेस्पॉन्ड होगा, किस तरह स्टिमुलस से बच्चा रेस्पॉन्ड होगा, ओके, आपका कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्या स्ट्रेटजीज को जो है बच्चों को, क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करते हुए बच्चों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब इंटरेक्टिव फेज में होता है। इम्प्लीमेंटेशन फेज में जो आपने स्ट्रेटजीज प्लान किया गया है, स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करना, इंटरेक्टिव फेज में इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लास में एंटर होते हुए क्लास का साइज, बच्चों का बच्चों का बिहेवियर, बच्चों का बैकग्राउंड, बच्चों का एटीट्यूड, बच्चों का एबिलिटीज, बच्चों का इंटरेस्ट और बच्चों का लेवल, ये सब पता करना है आपका स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने के लिए। एक दफा ये कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट, अगर आप क्लासरूम सही तरीके से मैनेज कर सकते, आपका कंटेंट अच्छा तरह से, जो प्लान करके आया हुआ कंटेंट को अच्छा तरह इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका इंटरेक्टिव फेज में होता है, ये सेकंड फेज। नेक्स्ट, सेकंड फेज होने के बाद आप जो तैयार करके लाया, आप उसको प्रेजेंट भी किया, इंप्लीमेंट किया, फिर ये पता करना चाहिए आपने कितना तक बच्चों तक पहुंच गया है, आपका बच्चों के माइंड पे कितना कंटेंट बिठाया है, वो चेक करना है। वो पोस्ट एक्टिव फेज में चेक किया जाता है। द टीचर चेक्स whether presentation of content takes the form of success and effectiveness, कितना सक्सेस किया है, कितना इफेक्टिवली आपने पढ़ाया है। कैसा पता चल जाएगा? बाय आस्किंग क्वेश्चंस, बच्चों से आप क्वेश्चन करते हैं, लेसन पढ़ाने के बाद लेसन का जो इंपॉर्टेंट टीचिंग पॉइंट्स के ऊपर आप क्वेश्चन करते हैं, अगर बच्चा रिस्पॉन्ड करता है तब जो है आपका लेसन सक्सेस हो गया है, इफेक्टिवली पढ़ाया गया है। नहीं तो सिर्फ रिटन टेस्ट, छोटा सा रिटन टेस्ट भी देते हुए, नहीं तो बच्चों को बुलाते हुए ब्लैक बोर्ड पे लिख लीजिए, उससे भी पता चल जाता है आप कितना सक्सेसफुली पढ़ाया है। और बच्चों का टर्मिनल बिहेवियर, आप जो एक्सपेक्ट किया है वो उस बच्चों के अंदर हासिल किया गया नहीं है, अचीव किया गया नहीं है, चेक करना है। whether the set objectives are achieved or not, चेक करना है। ये पोस्ट एक्टिव फेज में होता है। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, इसमें ये पोस्ट एक्टिव फेज में बच्चों का अचीवमेंट पता करने के लिए बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। असेसमेंट करने के लिए बच्चों का आपका प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया पता करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स है। टेक्निक्स में ओरल, ये सब ओरल वाइवा वो ये सब टेक्निक्स में आता है। टूल्स में आपका क्वेश्चन पेपर टूल है, टूल में टेस्ट आइटम्स रहता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप। इससे बच्चों से पता चल बच्चों का कितना नॉलेज है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना एनालिटिक पावर है, कितना कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सब टूल की जरिया आप जो है उससे आपको पता चल जाता है आपका टीचिंग इफेक्टिवनेस है नहीं है। इसके बाद चेंजिंग द स्ट्रेटजीज इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर्ड, अगर आपने एक्सपेक्ट किया उस लेवल तक नहीं पहुंच जाता है तब आपका जो है स्टाइल स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ता है।
फीडबैक, जो फीडबैक मिलता है, अगर 90% मास्टरी लेवल तक पहुंच जाता है तब जो है आप सक्सेसफुल है, नहीं तो आप 60% 50% हासिल किया जाता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है फुलफिल अचीव नहीं किया जाता है, फुलफिल नहीं किया जाता है, फिर रिपीट करना पड़ता है, आपका मेथड ऑफ टीचिंग को चेंज करके फिर दोबारा टीच करना पड़ता है। ये पोस्ट एक्टिव फेज में फीडबैक लेने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए, आप कितना सक्सेस हो गया पता करने के लिए पोस्ट एक्टिव फेज यूज किया जाता है। फेजेस ऑफ टीचिंग में प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में प्लानिंग फेज एंड इंटरएक्टिव फेज में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्री एक्टिव फेज एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद पोस्ट एक्टिव फेज में एवेल्युएशन फेज, असेसमेंट फेज, कितना इफेक्टिवली आप पढ़ाया। ये 3 फेजेस में टीचिंग होता है। हेलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। फॉलो कर रहा है ना, समझ में आ रहा है नहीं? आ रहा है सर। अभी जो चल रहा है ये कौन सा फेज है? पोस्ट एक्टिव फेज। इंटरेक्टिव पढ़ा के पोस्ट इंटरेक्टिव पढ़ा है। इंटरैक्टिव है, इम्प्लीमेंटेशन है ये। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना इंटरैक्टिव फेज, और पढ़ाने से पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया, कुछ बात किया गया है प्रीवियस क्लास का, वो दैट इज प्री एक्टिव फेज। फिर पूरा पढ़ाने के बाद ओके, मैं कहाँ तक आप लोगों तक पहुंच गए नहीं पहुंच गया पता करने के लिए जो होता है दैट इज पोस्ट एक्टिव फेज। ओके, 3 फेजेस में रहता है टीचिंग, राइट? यस सर। नेक्स्ट, जो लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, इसमें भी 3 लेवल्स रहता है। टीचिंग क्यों करते हैं? पर्पस के लिए, पर्पसिव एक्टिव के लिए। टीचिंग इज ए पर्पसिव एक्टिविटी। द पर्पस इज ब्रिंग टू अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन द लर्नर थ्रू लर्निंग। बच्चों के अंदर चेंजेस लेकर आना है। किस तरह चेंजेस लेकर आना है? डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस। डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए टीचिंग कर रहा है। कैसा कर रहा है? थ्रू लर्निंग। बच्चों के बिहेवियरल चेंजेस कैसा आएंगे? थ्रू लर्निंग, थ्रू लर्निंग। ओके, दैट इज द पर्पस, पर्पसिव एक्टिव ऑफ टीचिंग। इसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग में 3 लेवल्स रहता है। एक जो है मेमोरी लेवल, दैट इज थॉटलेस, सिर्फ याद रखना है, मेमोरी, इसीलिए लो लेवल। इसमें आपका ट्रायंगल में दिया गया, जब भी जो नीचे रहता है लो लेवल है, जैसा ऊपर जाता है हायर लेवल है, इसको कहते हैं हायरार्की। ये मेमोरी लेवल है, फर्स्ट लेवल मेमोरी लेवल है, सेकंड लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल, अपर थॉटफुल लेवल, रिफ्लेक्टिव, उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव करना। रिफ्लेक्टिव देखिए, अपने आप को देखना है। आप अब देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ाया, क्या डिस्कस किया, क्या भूल गया है और क्या करना था, ये रिफ्लेक्टिव, अपने आप को आईना में देखना, रिफ्लेक्टिव। और अंडरस्टैंडिंग, जब कॉन्सेप्ट को समझ में आता है, अपना लफ्जों से जो मीनिंग बताते हैं उसको डिफाइन किया जाता है, नेमिंग दिया जाता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। सिर्फ जो टीचर बता रहा है वो याद रखना है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, फिर बार बार रिसाइट करते हुए परमानेंट लेवल, परमानेंट मेमोरी में जो है स्टोर करना, दैट इज मेमोरी लेवल। 3 लेवल में रहता है। मेमोरी लेवल इज द लो लेवल, दैट इज थॉटलेस, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखना, थॉटलेस। अंडरस्टैंडिंग लेवल इज थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल इज अपर थॉटफुल, हाईएस्ट लेवल है। ओके, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में इसमें डिटेल में डिस्कस करें। इसमें जो रोल ऑफ टीचर क्या है, रोल ऑफ लर्नर क्या है, इसमें मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, उसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में एलिमेंट्स क्या है, ये सब एक एक लेकर डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इसमें फोकस करेंगे, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में फोकस करेंगे, इसमें सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। The objective of teaching at this level is just impart information to students. इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का ऑब्जेक्टिव ये है इंफॉर्मेशन देना, जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना।
जो टीचर के पास जो नॉलेज है स्टूडेंट को पास ऑन कर रहा है, इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द सब्जेक्ट मैटर। लर्नर क्या करना, सिर्फ मेमोराइज करना सब्जेक्ट। जो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर जो टेक्स्ट बुक को रेफर कर रहा है, उससे जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन थ्रू द टीचर, इंफॉर्मेशन थ्रू द टेक्स्ट बुक, इस बच्चे क्या करना है, सिर्फ मेमोराइज करना है। द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द सब्जेक्ट मैटर एंड गेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन देना है, टीचर इंफॉर्मेशन देते हैं, बच्चा याद कर लेता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है। The learner has to learn the material, retain the meaningful material and reproduce that when asked for। क्या करना लर्नर, मटेरियल को याद रखना। ओके, मीनिंगफुल मटेरियल को जो आप समझ लेता है वही याद रहेगा, जो समझ में नहीं आता है वो याद नहीं रहेगा। जो समझ में आता है मीनिंगफुल मटेरियल को आप याद रख के जब चाहिए तब रिकॉल करना मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। ओके, इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में लर्नर क्या करता है, मीनिंगफुल मटेरियल को परमानेंट मेमोरी में स्टोर करके जब चाहिए तब रिकॉल किया जाता है। इसमें एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग देखिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू द लर्नर। इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन देना है बच्चों को। दिस नॉलेज इंफॉर्मेशन इज फैक्चुअल इन नेचर विच इज एक्वायर्ड थ्रू मैकेनिकल प्रोसेस, मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग। इस लेवल ऑफ टीचिंग में क्या किया जाता है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो है दिया जाता है। नॉलेज इंफॉर्मेशन कैसा रहता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया जाता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद रखना, मेमोराइज करना, ये मैकेनिकल है। नॉलेज देना, नॉलेज को याद रखना, बस। फिर एम्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में देखिए, टू गेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना, टू ट्रेन मेमोरी फैकल्टी, मेमोरी के ज्यादा दिन याद रखने के लिए मेमोरी को जो है ट्रेन मेमोरी फैकल्टी, जो ब्रेन को ट्रेन करना, टू रिटेन द लर्निंग मटेरियल इन मेमोरी स्टोरेज में रिटेन करना, जब चाहिए तब रिकॉल करने के लिए मेमोरी माइंड ब्रेन पे स्टोर करना, टू रिप्रोड्यूस एंड रिकॉग्नाइज द लर्नर इंफॉर्मेशन व्हेन रिक्वायर्ड। जो स्टोर किया जाता है मेमोरी में, जब चाहिए तो तब जो है रिप्रोड्यूस करना। ये एम्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गेन करना और मेमोरी फैकल्टी को ट्रेन करना और मेमोरी में स्टोर, लर्निंग मटेरियल मेमोरी में स्टोर करना, मेमोरी में स्टोर कर जब चाहिए तो तब रिकॉल करना। देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सिर्फ फर्स्ट डोमाइन जो है कॉग्निटिव डोमाइन में जो नॉलेज, मेमोरी लेवल कवर्स ओनली नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव, अदर जो है ना अफेक्टिव साइकोमोटर सब नहीं है इसमें। मेमोरी लेवल कवर्स ओनली नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसमें 6 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव लेवल में, कॉग्निटिव डोमाइन में 6 लेवल्स जो है ना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, ये सब इसमें सब नहीं है। मेमोरी लेवल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में नॉलेज बेस्ड, ओनली नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कवर्स। Okay, memory level covers only the knowledge-based objective of Bloom's taxonomy, where the students learn to identify, recall, remember the objects, events, ideas, concepts, and retain them memory. जो भी सीख लेता है वो याद रखना। ओके, उसमें आइडिया, इवेंट, नोशन, ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, नेम, लेबल, ये सब। ओके, ये सब जो नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर करना, जब चाहिए तब रिकॉल करना है। दैट इज द एम ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में? सब्जेक्ट मैटर शुड बी structured and well organized
and simple in nature that can be acquired through rote learning and can be retained and recalled. सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा कहा जाता? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर लॉजिकली अरेंज्ड, well organized, and of simple nature that can be acquired through as a rote learning and can be retained and recalled. Or subject matter included information about simple concepts, terms and elements related to different things of the environment. जो environment जो में knowledge है वो simple concepts में, terms में and elements में जो environment को relate करते हुए subject matter को develop करना है. तो नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर इस तरह रहता है. मेथड्स, कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं इसमें? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में कौन सा मेथड्स यूज कर सकते हैं? टीचर डोमिनेटेड मेथड्स, टीचर सेंटर्ड मेथड्स लाइक ड्रिल, रिव्यू एंड रिवीजन एंड आस्किंग क्वेश्चंस. ड्रिल कब यूज किया जाता है? प्रैक्टिस के लिए, रिपीटेशन के लिए, प्रोफिशिएंसी के लिए, मेमोराइजिंग के लिए. ज्यादा प्रैक्टिस होगा ज्यादा याद रहेगा, जितना रिसाइट करेगा उतना याद रहेगा. प्रैक्टिस के लिए ड्रिल है. रिव्यू एंड रिवीजन, रिव्यू एंड रिवीजन इज रिवाइजिंग द एलिमेंट्स टू रिलेटेड देम विथ न्यू एक्सपीरियंस एंड टू फॉर्म ए न्यू एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स और लर्निंग टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स. यहाँ क्या रिव्यू किया जाता है? प्रीवियस नॉलेज को रिव्यू करते हुए, रिवाइज करते हुए नया नॉलेज सीख रहा है. Review and revision. Asking questions is examine whether or not the knowledge level of objective of teaching have been achieved. आपका objectives of teaching achieve किया नहीं किया पता करने के लिए asking questions किया जाता है. ये methods यूज किया जाता है memory level of teaching में. क्या कौन सा मेथड यूज किया जाता है? क्या मेथड्स? ड्रिल, रिव्यू एंड रिवीजन एंड आस्किंग क्वेश्चन. ड्रिल प्रैक्टिस के लिए, रिव्यू नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिव्यू एंड रिवीजन फिर आस्किंग क्वेश्चंस को आपका ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया पता करने के लिए. फिर इस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में रोल ऑफ टीचर क्या है? टीचर का रोल क्या है? सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है और नॉलेज हायर लेवल से लो लेवल तक ट्रांसमिट हो रहा है, तब टीचर रोल कैसा रहेगा? डोमिनेटिंग रहेगा, हायर लेवल टू लो लेवल. फिर बच्चों को नहीं पता है, सिर्फ टीचर को पता है, इसीलिए टीचर जो है डोमिनेटिंग रहता है, वो टीचर एक्टिव रहता है. एंड टीचर इज अथॉरिटेरियन रोल. टीचर अथॉरिटी रहता है, जो टीचर बताएगा वो सही है, राइट. देयरफॉर टीचर इज अथॉरिटेरियन. He is the authority of the class. He is the authority of the subject. Therefore, he dominating the class and teacher is active. He is the authority to instruct, deliver, direct, control and evaluate the performances. Authority है memory level of teaching में. Teacher is authority है, teacher centered है. टीचर इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, टीचर कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं और बच्चों को डायरेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं और बच्चों को परफॉर्मेंस एवेल्युएट कर सकते हैं. दैट इज द रोल ऑफ द टीचर इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. एंड टेक्स इनिशिएटिव्स, प्लान एक्सरसाइजेस और इम्प्लीमेंट करने के लिए और बच्चों के अंदर ज्यादा दिन तक याद रखने के लिए प्लान किया जाता है. टेक इनिशिएटिव्स टू डिलीवर द कंटेंट एंड कीप द कंटेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द स्टूडेंट ब्रेन. फॉर दैट ही प्लान्स and he takes initiatives to memorize the information. Right from the selection of the subject matter to its evaluation, the key process of teaching learning remains with the teacher. Subject matter select करने में और पढ़ाने में, फिर पढ़ाने के बाद evaluate करने में, ये सब
टीचर सेंटर्ड है। राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा कंटेंट लेना है, कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, कैसा चेक करना है, कैसा एवेल्युएट करना है, ये सब टीचर का रोल है इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। फिर रोल ऑफ लर्नर, रोल ऑफ लर्नर क्या है इसमें? सिर्फ मेमोराइज करना, मेमोराइज करना है, जो नॉलेज दे रहा है वो याद रखना है, इसमें एक्टिव नहीं है, क्यों है, क्या है, कैसा है, क्या रीजन है, क्या वजह है, ये पता नहीं है, सिर्फ जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो याद रखना। देयरफॉर स्टूडेंट इज ए पैसिव रोल ऑफ द लर्नर इन द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। पैसिव लिसनर डिजायर टू डू डायरेक्टेड बाय द टीचर। पैसिव लर्नर, पैसिव लिसनर मतलब जो टीचर डायरेक्ट कर रहा है वो सुनना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, उसका इनका रोल कुछ नहीं रहता है। ओके, ये पैसिव लर्नर है। पैसिव लर्नर क्या करते हैं, यहाँ जो टीचर बताते हैं वो याद रख लेता है, याद रखने के लिए ड्रिल करता है, और ड्रिल करने के लिए टीचर बताते हैं, और कितना याद कर रहा, फिर टीचर क्वेश्चन करते हैं। ओके, सिर्फ यहाँ रोल ऑफ लर्नर सिर्फ जो है पैसिव लर्नर है। Instructional material delivered by the teacher and the learner has to memorize it in mechanical manner। जैसा टेबल्स बाय हार्ट करते हैं ना, और पोएम्स बाय हार्ट करते हैं, उसी तरह जो इंफॉर्मेशन टीचर दे रहा है यहाँ लर्नर मैकेनिकल मैनर से मेमोराइज करना है, लॉजिकली नहीं है, मैकेनिकली। जब मैकेनिकल मैनर्स में जो बच्चा रिसाइड कर लेता है, ड्रिल करता है, प्रैक्टिस करता है, याद करता है, वो भी मीनिंगफुल होना। जब मीनिंगफुल मेमोराइज होता है वो लॉन्ग टर्म रहेगा, ज्यादा दिन तक रिटेन कर सकते हैं। लर्निंग कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल कब होगा, ये नेक्स्ट लेवल में हम डिस्कस कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। इसीलिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को कहा जाता है थॉटलेस लर्निंग है। लिटिल अंडरस्टैंडिंग इज अप्लाइड बाय द लर्नर। इसमें बच्चा समझने के लिए स्कोप नहीं है, सिर्फ याद रखना, याद रखने के लिए ड्रिल करना, प्रैक्टिस करना, क्यों है, क्या है, उसमें स्कोप नहीं है। टीचिंग इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय द टीचर, क्या टीचिंग एड्स, टीचिंग इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में? टीचिंग एड्स लाइक विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं। विजुअल एड्स क्या है बता सकते हैं? विजुअल एड्स, चार्ट विजुअल है, चार्ट विजुअल है, टेबल विजुअल है, पिक्चर विजुअल है, बैनर विजुअल है। ओके, ये सब विजुअल में। ऑडियो में कुछ कहानी सुनाना है, कुछ साइंटिस्ट का बात सुनाना है, और मन का बात सुनाना है, ये ऑडियो है। ज्ञानवाणी से, आकाशवाणी ज्ञानवाणी से एक लेसन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तब वो लेसन बच्चों को सुनाना है, बच्चे सुन के फिर याद रखेंगे। ये सब जो है इस तरह इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं। विजुअल, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल एड्स, मल्टीमीडिया दोनों यूज भी कर सकते हैं। मॉडल, चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, फिल्म स्ट्रिप्स। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, ज्यादा दिन याद रखने के लिए, जब चाहिए होता तब रिकॉल करने के लिए, परमानेंटली मेमोरी में स्टोर करने के लिए, इस तरह इक्विपमेंट्स लेते हुए टीचर अच्छा तरह इंफॉर्मेशन, नॉलेज को बच्चों को दे सकते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। और नेचर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट। विदाउट मोटिवेशन यू कैनॉट go to the student's mind। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट। इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रहता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब स्टूडेंट्स लर्न समथिंग नेचुरली, दैट इज इंट्रिंसिक। जो नेचुरली बच्चे जो सीखते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। खुद से बच्चा खुद से मोटिवेट होता है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और बच्चा
किसी और फोर्स से, टीचर्स को देखते हुए, सोसाइटी में अच्छा लीडर्स को देखते हुए, एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में अच्छा पोजीशंस को देखते हुए जो मोटिवेट होता है, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लर्निंग इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में नेचर ऑफ मोटिवेशन इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ टीचर मोटिवेट कर रहा है बच्चों को। नेचर ऑफ मोटिवेशन इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, खुद से मोटिवेट नहीं होता बच्चा, यहाँ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रहता है, मोटिवेटेड बाय द टीचर। कैसा मोटिवेट किया? देखिए इस तरह इक्विपमेंट्स, टीचिंग इक्विपमेंट्स से बच्चों की मोटिवेट हो गया है, आपकी टॉपिक की तरफ आपने अट्रैक्ट किया गया है बाय यूजिंग टीचिंग इक्विपमेंट्स। विद दैट you are motivated your students to learn the new concept. Extrinsic motivation is used in memory level of teaching. फिर evaluation system, evaluation कैसा होगा? इसमें oral written test, oral आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चा रेस्पॉन्ड होगा, फिर आप रिटन टेस्ट भी बच्चे याद करके, मेमोराइज करके लिखेंगे, रिकॉग्नाइज, जो आपने देखा उसको रिकॉग्नाइज करके, रिकॉल करके लिखेंगे। ओरल रिटन टेस्ट आर यूज्ड टू टेस्ट द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स। इन एवेल्यूएशन, रिटन टेस्ट, शॉर्ट टाइप टेस्ट, रिकॉल टाइप, रिकॉग्नाइज टाइप, इसमें मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द वर्ड, फिलिंग द डैश, alternative, multiple choice, मैचिंग टाइप, ये सब इसमें एवेल्यूएशन में दे सकते हैं। क्या एडवांटेजेस है? एडवांटेजेस ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये प्राइमरी लेवल में सूट होता है, हायर लेवल में सूट नहीं होगा। कहाँ? वहां अंडरस्टैंडिंग का स्कोप ज्यादा रहता है, इसीलिए आपको प्राइमरी लेवल में आप देख सकते हैं पोएम्स बच्चा याद करते हैं, रिसाइट करते हैं, मेमोराइज करते हैं, टेबल्स, मैथमेटिकल टेबल्स याद कर लेता है। दिस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज वेरी यूजफुल फॉर यंग चिल्ड्रन एंड यूजफुल फॉर एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स को समझना, इंफॉर्मेशन कैसा रहता है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहता है। सन राइजेस इन द ईस्ट। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। आपके प्रॉब्लम होगा, आपका नेटवर्क सर प्रॉब्लम का है। आवाज क्लियर है भाई? क्लियर है भाई। आप नेटवर्क की तरफ आ जाइए। ओके, देखिए यहाँ जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसा दे रहा है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जैसा है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो सुबह सुबह सन ईस्ट फेस से राइज होता है, मगर वो सही है? नहीं है, सनराइज नहीं होता है, अर्थ रोटेट होता है, अर्थ रेवोल्यूशन रहता है, अर्थ रोटेशन से दिन रात होता है, सन वहीं रहता है, मगर वो हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो सही है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इस तरह इंफॉर्मेशन को मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में दिया जाता है। इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडल्स एंड स्ट्रक्चर, हेल्प लर्न ए न्यू कॉन्सेप्ट। ये आपका जब न्यू कॉन्सेप्ट ट्रांसफर कर रहा है, प्रीवियस नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा है, जो आप मेमोराइज किया गया है उस नॉलेज से न्यू कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ये यूज हो रहा है। दिस प्रीवियस नॉलेज विल हेल्प इन लर्निंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट। इसे आपके इकोनॉमी ऑफ टाइम बचेगा। और टेबल्स याद किया गया, जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो तुरंत आप मेमोराइज करके और वहां फिगर डाल सकते हैं, आपका टाइम बचेगा।
यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स, स्लो लर्नर के लिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग अच्छा है, क्योंकि यहाँ ड्रिल रहता है, प्रैक्टिस रहता है, रिवीजन रहता है, इसीलिए स्लो लर्नर के लिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग अच्छा है। द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है बाकी लेवल ऑफ टीचिंग के लिए बेस है। नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसकी लेवल ऊपर जो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ये दोनों लेवल ऑफ टीचिंग के लिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बेसिस है। These are the advantages of memory level of teaching. क्या है? It is useful for young children and useful for acquisition of facts, and it will help in learning of new concepts, and it is used for slow learners, and it is basis for understanding and reflective teaching. Disadvantages of memory level of teaching: this is not suitable for higher classes, हायर क्लासेस के सूट नहीं होगा। ये रोट मेमोरी है, इसमें समझने के लिए स्कोप नहीं है, रीजनिंग फाइंड आउट करने के लिए स्कोप नहीं है, वाई वगैरह क्वेश्चन नहीं है इसमें। ए डोमिनेंस ऑफ द टीचर, यहाँ बच्चे का रोल नहीं है, बच्चा एक्टिव नहीं है, पैसिव है, इसमें इंटरेक्शन नहीं रहता है। और नो रूम फॉर इनिशिएशन एंड सेल्फ लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स, जो टीचर बताते हैं वो ही है, और बच्चे खुद से सीखने के लिए स्कोप नहीं रहता है। इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, खुद से बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, किसी और से मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ स्लो लर्नर के लिए अच्छा है ये, और हाई लेवल बच्चा ऑडिटरी लर्नर के लिए, ऑडिटरी लर्नर जो रहता है अब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स, उनके लिए परेशान है, इससे बच्चे को जो है ना मैनेज करना मुश्किल है। द प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, लॉस ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल, अगर ज़्यादा जो कंटेंट इंफॉर्मेशन याद नहीं रहता है, फिर रिकॉल करना, रिटेन करना, अगर रिकॉल जो मेमोरी लूज होता है और प्रैक्टिस नहीं किया और आपका मेमोरी से चले जाता है, फिर प्रॉब्लम है। सजेशंस फॉर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, क्या सजेशंस दे सकते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग? टीचिंग मटेरियल शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल। यहाँ इंफॉर्मेशन नॉलेज जो दे रहा है वो मीनिंगफुल पर्पसफुल होना चाहिए, उससे ज्यादा दिन बच्चा इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं। एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स, अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स जैसे ऑडियो विजुअल एड्स, उससे बच्चों को एक्सट्रिंसिक मोटिवेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर शुड बी इंटीग्रेटेड एंड वेल सीक्वेंस्ड, सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए? इंटीग्रेट, and well sequenced मतलब simple to complex, systematically organized and integrated मतलब integrated approach, correlating with other subjects, आपका नॉलेज दूसरा नॉलेज से इंटीग्रेट करना, इस तरह सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, आइसोलेट करके नहीं पढ़ाना। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जो कंटेंट नॉलेज दे रहा है वो इंटीग्रेटेड करके दूसरा सब्जेक्ट से मिलाते हुए पढ़ाना है। दूसरा सब्जेक्ट में भी कैसा यूज होगा पता चल जाएगा। होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, वेल सीक्वेंस्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट एंड कंटिन्यूअस एवैल्यूएशन, एवैल्यूएशन मस्ट बी कंटिन्यूअस, लगातार होना चाहिए। मोर ड्रिल वर्क, ज्यादा मेमोराइज होने के लिए, ज्यादा दिन रिटेन करने के लिए ड्रिल वर्क होना चाहिए, मगर ड्रिल वर्क पनिश नहीं करना चाहिए। मोटिवेशन, होल टू पार्ट मेथड, गेस्टाल्टियन थ्योरी, होल टू पार्ट मेथड, पहले ओवरव्यू बताना है, फिर डिटेल बताना है। जो इंफॉर्मेशन
पूरा ओवरव्यू बताना, फिर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और रिपीटेशन से जो है आपका टाइम सेव होगा। जैसे रिपीट करता है फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके लिए रिपीटेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, मेमोरी के लिए प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। From shifting short-term memory to long-term, we need practice and exercise. With that, one can economize the time. टाइम को जो है आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, these are the suggestions for memory level of teaching. लेवल ऑफ टीचिंग में 3 तरह लेवल ऑफ टीचिंग है। एक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें हम जो है टीचिंग का पर्पस क्या है और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का एम क्या है, नेचर ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, उसमें टीचर रोल क्या है, लर्नर रोल क्या है, एंड इसमें क्या मेथड्स टेक्निक यूज करते हैं, इसमें मोटिवेशन किस तरह मोटिवेशन है, और एडवांटेजेस ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग एंड व्हाट आर द सजेशंस फॉर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द लो लेवल, थॉटलेस लर्निंग है, थॉटलेस टीचिंग। इसमें अंडरस्टैंडिंग की स्कोप नहीं है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के लिए ये बेस है। आज हम इस क्लास में फेजेस ऑफ टीचिंग में प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड लेवल ऑफ टीचिंग में मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग तक हम डिस्कस किए। अगला क्लास में अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग डिस्कस करते हुए इस जो है टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, दिस इज अबाउट लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड फेजेस ऑफ टीचिंग। I will stop here. Attendance please.